हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 मई 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को लेकर के। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो हमारे इंडिया का जो उत्तराखंड स्टेट है वहाँ पर लोकेटेड है। अब एक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इसलिए न्यूज़ में बना हुआ था क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर एक टाइगर सफारी पार्क एस्टेब्लिश करने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर 6000 ट्रीज को इलीगल तरीके से काट दिया गया। इसकी वजह से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व न्यूज़ में बना हुआ था। देखो, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है यहीं से 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट किया गया था। और स्टार्टिंग में 9 एरिया जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर रिजर्व किए गए थे। तो 9 एरियाज के नाम जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के स्टार्टिंग को। ओके, द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, हमारा जो फर्स्ट बैच है वो हमने 2023 यूपीएससी के लिए स्टार्ट किया था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा वो बैच। और उसी के पर्सपेक्टिव से हम 2024 में जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। 1 जून से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अब इस प्रोग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे। ये फीचर्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि देखो, जो सीरियस स्टूडेंट हो, जिसको ये लगता है कि उसको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, वो ही स्टूडेंट इस प्रोग्राम को ज्वाइन करे। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर की अगर हम बात करें तो इस प्रोग्राम में आपके जो मेंटोर हैं वो आपका जो भी सिलेबस रहेगा यूपीएससी का उसको टारगेट बेसिस पर आपको कंप्लीट करवाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोग्राम जो है वो एक क्लासरूम प्रोग्राम नहीं है। इसमें आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। गाइडेंस किस तरीके से कि आपको टारगेट दिया जाएगा। जैसे आपके वीकली टारगेट होंगे, आपके डेली बेसिस पर टारगेट होंगे। वीकली टारगेट आपको दे दिया जाएगा, उस कंप्लीट टारगेट को जो है वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे आपकी एनसीईआरटी, आपकी इंपोर्टेंट बुक्स, ये सब कुछ आपको टारगेट में दिया जाएगा कि आज आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लो, आज आप जो है इस बुक का ये चैप्टर कंप्लीट कर लो। ओके, इस तरीके से फिर आपको स्टडी करना है। टाइम टू टाइम जो है वो आपके टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये 10 मंथ्स का ये प्रोग्राम रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। 1 जून से ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और मार्च जो 2024 तक ये प्रोग्राम जो है वो चलेगा। 10 मंथ का प्रोग्राम रहेगा जिसमें कंप्लीट आपका सिलेबस जो है वो टारगेट ओरिएंटेड स्टडी आपकी करवाई जाएगी। मतलब मेन पर्पज ये है कि जो स्टूडेंट अपने आप को रेगुलर नहीं रख पाते, कंटिन्यू नहीं रख पाते, साथ ही साथ में उनको ये नहीं पता होता कि किस तरीके से हम सिलेबस को जो है वो डिवाइड करें ताकि एक प्रॉपर टाइम में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो वो सारे जो आपके इशू हैं उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा ये मेंटरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है वो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड बच्चों के लिए ओपनिंग है। सीरियस स्टूडेंट प्लस में ओनली 30 सीट्स जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। जो स्टूडेंट सीरियस हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। 22 मई से इस प्रोग्राम में एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा और इस प्रोग्राम की जो एनुअल फी है, मतलब 10 मंथ्स का आपका कोर्स रहेगा। 10 मंथ तक आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप दी जाएगी। और इस एनुअल फी नॉर्मली इसके चार्जेस जो है वो 10,000 रुपीज़ हैं। और जो अर्ली स्टूडेंट हैं, जो इसमें अर्ली एनरोल करते हैं, उनको यहाँ पर बेनिफिट रहेगा। उनका जो फ़ी है वो 8,500 रुपीज़ रहने वाला है 10 मंथ्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 10 मंथ तक आपको प्रॉपर गाइडेंस देके आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। और फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स, क्योंकि आप सभी को पता है कि नेक्स्ट 2024 में प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो होने वाला है 26 मई को। तो 2 मंथ्स के लिए फिर ओपन रहेगा। आपके यहाँ पर जो भी फुल लेंथ पेपर है जीएस के वो कंप्लीट करवाए जाएंगे। मतलब 10 मंथ्स में टोटल ओवरऑल आपका सिलेबस कंप्लीट। फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है वो आपके लिए प्रोग्राम फ्री रहेगा और इसमें आपका जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो आपको टारगेट बेसिस पर उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको डेली बेसिस पर टारगेट दिया जाएगा, आपको उसको कंप्लीट करना होगा। और
यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपके फुल लेंथ टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाएंगे, मतलब आपकी टेस्ट सीरीज के बेनिफिट भी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में 10 मंथ का जो कोर्स रहेगा इसमें भी टाइम टू टाइम आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे। आपको डेली बेसिस पर मेंस का एक क्वेश्चन दिया जाएगा, इससे आपकी आंसर राइटिंग जो है वो स्टार्ट होगी। क्योंकि आंसर राइटिंग ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में आंसर लिखने लग जाओगे, जैसे भी जिस तरीके से भी आपको आंसर लिखना आता है आपको सिर्फ स्टार्ट करना है। हमारे जो मेंटोर हैं वो आपको गाइड प्रोवाइड करेंगे। प्रद्युमन सर जो हैं वो आपके इस प्रोग्राम में गाइडेंस जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। 30 स्टूडेंट्स का ही ये बैच रहेगा। मेन फोकस इस बात पे है कि अगर आप रेगुलर रह सकते हो, रेगुलर अपनी स्टडी कर सकते हो तो ही इस प्रोग्राम को ज्वाइन आपको करना है। क्योंकि जो एक तरीके से टारगेट ओरिएंटेड जो स्टूडेंट है ना वो ही इस 10 मंथ्स के कोर्स को जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं। ओके, तो आपको, क्योंकि देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि यूपीएससी जो है वो एक दिन का एग्जाम नहीं है, या 1 मंथ का एग्जाम नहीं है, 2 मंथ का एग्जाम नहीं है, एक लॉन्ग प्रोसीजर है। क्योंकि एग्जाम कंडक्ट होने में 1 ईयर लग जाता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग कम से कम 1 ईयर जो है वो आपको डेडिकेटेड आपको टाइम देना होगा, तब जाकर के आपका यूपीएससी जो है वो क्रैक हो पाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लास्ट ईयर के हमारे कुछ स्टूडेंट, जैसे कि हम बात करें दीपशिका और इसके अलावा अभिनंदन कुमार, ये हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके आपने टाइम टू टाइम कमेंट्स भी देखे होंगे, जो काफ़ी बेनिफिट उनको इस प्रोग्राम से मिला है। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। आपको 100% हम इस बात का अश्योर करते हैं कि आपको इस प्रोग्राम से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो कर्नाटका में अभी असेंबली के इलेक्शन हुए और इन इलेक्शन में जो है वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मेजोरिटी मिली है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट बनाने के लिए जो प्रोसीजर है उसके लिए कांग्रेस पार्टी अपने लेवल पर किसको सीएम बनाया जाएगा। ओके, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि कर्नाटका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कितनी सीट है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, ये जो इमेज आपको शो हो रही है कि बे ऑफ बंगाल में जो अभी मौका जो साइक्लोन देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर म्यांमार जो कंट्री है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ। हालांकि हमारे इंडिया का जो कोस्टल रीजन है उस पर काफ़ी कम इफेक्ट देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर म्यांमार कंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे इफेक्टेड रहा है। ओके, और आप सभी को पता है कि साइक्लोन में क्या होता है कि लो प्रेशर सेंटर क्रिएट होता है, चारों तरफ से जो भी विंड्स हैं वो लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है वो विंड जो है फ्लो करती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से साइक्लोन जो है वो क्रिएट होता है। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, हाई प्रेशर पॉइंट जो है वो सेंटर में रहेगा और चारों तरफ लो प्रेशर पॉइंट जो है वो रहेगा। इस तरीके से एंटी साइक्लोन क्रिएट होता है। यहाँ पर हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है। यूनियन होम मिनिस्टर का ये बोलना है कि अगर हम लेजिस्लेचर लेवल पर इम्पोर्टेंट लॉज को बनाते हैं और उनमें अगर हम सिंपल लैंग्वेज रखते हैं, कोई भी ऐसे कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट नहीं रखते हैं, हमारी जो लैंग्वेज है वो इस तरीके से ईजी लैंग्वेज हो कि सभी को समझ में आए कि हम इस लॉ में क्या करना चाहते हैं, किस पर्पज के लिए लॉ बनाया गया है। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर को कभी भी ओवरस्टेप नहीं कर पाएगी। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखिए कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर के जुडिशरी में जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को रखा है कि लॉ बनाने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मतलब लेजिस्लेचर का काम है, उस पर जुडिशरी अपना ओवरलैपिंग जो है वो ना करे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, यहाँ पर हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो है, अभी तमिलनाडु में जो इलिसिट लिकर को कंज्यूम करने से जो लोगों की डेथ हो गई है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि देखो अभी कुछ टाइम पहले ही जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज़ को लेकर के बोला कि लास्ट 14 ईयर से वहाँ पर कोई भी हुस ट्रेजेडी नहीं देखने को मिली है। हुस ट्रेजेडी मतलब जो एक तरीके से जो इलिसिट लिकर जो होती है उसको बोला जाता है हुच। ओके, और यहाँ पर अब जो ये डेथ हुई है जिसमें 12% जो है वो विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट से और 5% जो है वो चेंगापट्टू डिस्ट्रिक्ट से, मतलब एक जगह भी इशू नहीं देखने को मिला है, अलग जगह 17 लोगों की डेथ हो गई, 50 लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब एनसीआरबी के डाटा 2016 से 2021 ये डाटा ये शो करते हैं कि जो इलिसिट जो लिकर है उनसे जो होने वाली डेथ है उनको काफ़ी बड़े लेवल पर कंटेन किया गया है। लेकिन
सेंट्रल अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो तमिलनाडु जो है वहाँ पर कोई भी डेथ 2016 से 2019 के बीच में इलिसिट लिकर की वजह से कोई डेथ नहीं हुई। 2020 में 20 लोगों की और 2021 में 6 लोगों की डेथ देखने को मिली। देखो मैक्सिमम ये जो इलिसिट लिकर है उसमें मेथनॉल का रोल होता है। तो मेथनॉल को एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए जो है वो अलग अलग रूल है। तमिलनाडु में 2 एक्ट है। पहले 1937 तमिलनाडु प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर इसको रेगुलेट किया जाता था और फिर अमेंडमेंट के बाद में 1959 का एक एक्ट आया, उसके अंडर इसको किया जाता है। इस आर्टिकल का मेन पर्पज ये है कि हमें देखो फोकस किस बात के ऊपर करना है कि इस तरीके के इशू क्यों बढ़ रहे हैं। हालांकि तमिलनाडु के जो सीएम हैं, जिन लोगों की डेथ हुई उनको 10 लाख रुपीस और जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनको 50,000 रुपीस। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बिहार गवर्नमेंट में इस तरीके का इशू हुआ और वहां ने इस तरीके का कंपनसेशन दिया, लेकिन इस चीज को गलत माना जाता है। देखो इलिसिट लिकर को यूज करने से उन लोगों की डेथ हुई, आप जो है वो कुछ सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन इस तरीके का जो मनी आप ट्रांसफर कर रहे हो इसकी वजह से जो है वो क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग जो है वो इस रास्ते पर आगे चल सकते हैं। तो सबसे पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के देखो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो भी जैसे पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इन सबको लेकर के काफ़ी सस्पेंशन देखने को मिला है और अपने लेवल पर उन्होंने CID-CB के बेसिस पर भी इसकी जांच करवाने, एग्जामिन करवाने की जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है कि उस लेवल पर इसको जांच किया जाए कि क्या प्रॉब्लम देखने को मिली और किसकी वजह से इशू जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका बेसिक लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन, ये सेम बातें हमने डिस्कस की जब बिहार में इस तरीके का इशू हुआ, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक इस तरीके के इशू जो है वो कंट्रोल नहीं रहेंगी। नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्टिकल है, अभी शिवसेना इशू को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजल्ट दिया उसको लेकर के यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने डिस्कस किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजल्ट दिया उसमें कुछ कंफ्लिक्टिंग पॉइंट है, उसमें जुडिशरी को और एग्जामिन करके और अच्छे लेवल पर जो है उनको एक्सप्लेन करना चाहिए था। 2 इशू हम डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट इशू जो है उसको लेकर के वहां पर क्या हुआ, शिवसेना ने गवर्नमेंट बना ली। अब शिवसेना में से कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने वहां पर शिवसेना के बीच में कन्फ्लिक्टिंग होने लगा, पार्टी के बीच में इशू हो रहा है लेजिस्लेचर में। तो यहाँ के जो गवर्नर थे, महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे, उन्होंने अपने लेवल पर ही फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करवाने की बात कर दी। तो इसको लेकर के जुडिशरी ने बोला कि देखो गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ओके उसको पॉलिटिकल जो इशू है, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में क्या इशू चल रहा है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। फ्लोर टेस्ट तब ही कंडक्ट करवा सकता था गवर्नर जो है जब उसको सामने से अपोजिशन पार्टी जो है इस चीज को लेकर के बोलती कि गवर्नमेंट जो है, जो वहां पर गवर्नमेंट है उसके पास मेजोरिटी नहीं है, तो आप फ्लोर टेस्ट कंडक्ट कराओ, मतलब उसकी मेजोरिटी को प्रूव करने का उनको जो है उनके ऊपर क्वेश्चन करो कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करो। तो इसने गवर्नर ने अपने लेवल पर मतलब अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हुए जो है उन्होंने यहाँ पर क्या करवा दिया, फ्लो टेस्ट कंडक्ट करवा दिया। अब जैसे ही फ्लो टेस्ट कंडक्ट करवाने की बात बोली, वहां के जो सीएम थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो गवर्नर ने देखो जो फ्लो टेस्ट कंडक्ट करवाने का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर तो क्वेश्चन उठा दिया कि देखो गवर्नर को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात उन्होंने बोली कि देखो फ्लो टेस्ट कंडक्ट होने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, तो उसको तो हम सीएम के रूप में दोबारा नहीं रख सकते। लेकिन जब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया तो गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर को क्या करना चाहिए था, मैक्सिमम सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जब भी कोई पार्टी गवर्नमेंट जो है वो गिरती है, वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है, मेजोरिटी नहीं होती है, तो मैक्सिमम जो भी गवर्नर और प्रेसिडेंट होते हैं वो अपोजिशन पार्टी को बोलते हैं कि क्या आप गवर्नमेंट बनाना चाहोगी, और अगर वो भी गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहती तो फिर दोबारा से इलेक्शन होंगे। लेकिन यहाँ पर गवर्नर ने क्या किया, उसी पार्टी के मेंबर एकनाथ शिंदे जो है उनको बोला कि आप गवर्नमेंट बना लो। मतलब जो फ्लो टेस्ट कंडक्ट करवाना फिर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट को बनाना, मतलब एक तरीके से प्रोसीजर था। ओके, तो यहां पर राइटर का ये बोलना है कि जो फ्लो टेस्ट कंडक्ट करवाना जो इशू रहा, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे ने रेजिग्नेशन दिया, फिर एकनाथ शिंदे उसी पार्टी के मेंबर को बोल दिया कि आप क्या बना लो, गवर्नमेंट बना लो, तो ये जो प्रोसीजर है ना वो फ्लो टेस्ट कंडक्ट करवाने की वजह से हुआ। तो यहां पर जुडिशरी को, गवर्नर को कुछ एक्स्ट्रा, एक तरीके से गवर्नर की पोस्ट के बारे में या कुछ एक्स्ट्रा इलैबोरेशन देना चाहिए था कि ये जो फॉल्स प्रोसीजर जो फॉलो किया गया जिसकी वजह से ये सारा इशू क्रिएट हुआ, ये सारा चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कि डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के, देखो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट, उनका विप, उन्होंने
उस विप की जो बातें हैं वो नहीं मानी एकनाथ शिंदे जो गुट है उन्होंने, एकनाथ शिंदे फैक्शन है जो उन्होंने। तो यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के भी जुडिशरी में क्वेश्चन किया गया था, तो जुडिशरी ने बोला कि देखो ये काम स्पीकर का है। ओके, अब यहाँ पर स्पीकर जो है वो किसके क्वेश्चन के ऊपर आंसर देगा, मतलब विप जो है, जैसे ही एकनाथ शिंदे गुट अलग हुआ, उन्होंने बोला कि हम रियल शिवसेना है, उन्होंने अपना खुद का विप बना दिया। ओके, तो यहां पर जुडिशरी ने बोला है कि देखो जो पॉलिटिकल पार्टी मतलब लेजिस्लेटिव पार्टी का विप नहीं काम करेगा, जो पॉलिटिकल पार्टी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी उसका विप जो है यहां पर काम करेगा। और 10th शेड्यूल जो है उसके अकॉर्डिंग भी ये बात बोली जाती है, वहां पर भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है, अगर किसी पार्टी से कोई फैक्शन अलग होकर के अपना गुट बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, तो उसको ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं माना जाए। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है वो उद्धव ठाकरे की पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका जो विप है उसकी बात मानने पर अगर कोई इनकार करता है तो उसके खिलाफ में डिस्क्वालिफिकेशन होगा। तो इसको लेकर के और ज्यादा एग्जामिनेशन और ज्यादा एक्सप्लेन जो है वो जुडिशरी को किया जाना चाहिए था। ओके, तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो है वो हमारे टेक्स्ट पेज पर है, और यहां पर देखो 2013 में जो POSH एक्ट जो लाया गया था, मतलब प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये जो एक्ट लाया गया था इसके लिए जुडिशरी ने बोला है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो ये पोस एक्ट का जो बेसिक बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इसका बेसिक बैकग्राउंड ये रहा कि जो अगर हम डिस्कस करें तो 1992 में भंवरी केस हुआ, एक सोशल वर्कर जिन्होंने एक बच्चे छोटी बच्ची का अर्ली मैरिज करवाने के खिलाफ में केस एक तरीके से प्रोटेस्ट किया, तो उसके खिलाफ में रेप किया गया। फिर 1998 के टाइम में विशाखा 1997 के टाइम में विशाखा केस जो है उसमें विशाखा गाइडलाइंस रिलीज की गई कि जो भी वर्क प्लेस है वहां पर जो है वो कुछ इंपोर्टेंट कमेटीज बनाई जाएं, और उसकी को प्रोसीजर फॉलो करते हुए 2007 में कृष्णा तीरथ जो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने इस तरीके का बिल जो है वो पास एक तरीके से प्रपोज किया, और फिर 2013 में जो है इसको पास किया गया, कुछ अमेंडमेंट के थ्रू जो है इस एक्ट को पास किया गया। पोस एक्ट में क्या किया जाता है, जो भी वर्क प्लेस होते हैं, वर्क प्लेस में आपके मतलब एक तरीके से जो आप अगर बात करो ऑफिशियल वर्क प्लेस या फिर अनऑफिशियल जो हैं जैसे कि डेली वेजेस वर्कर्स, इन सब के बेसिस पर भी जो इशू है उनको टैकल करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। अगर किसी विमेन के खिलाफ में कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेज, अब सेक्सुअल हैरेसमेंट में ऐसा नहीं है कि रेप जो है उसको शामिल किया गया है, अगर कुछ सेक्स के फेवर के कुछ इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं तो उन सबको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब देखो इसके लिए बोला गया था कि जो भी जहां पर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर इस तरीके की कमेटी बने वर्क प्लेस पर, और अगर किसी वर्किंग प्लेस पर 10 से ज़्यादा विमेन एम्प्लॉय नहीं है तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जहाँ पर विमेन जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को रख सके। लेकिन इस इशू में सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होने में क्या इशू देखने को मिल रहा है कि प्रॉपर जो है वो कमेटीज़ जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। बहुत सारी हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी है वहाँ पर ही इस तरीके की कमेटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन अभी तक नहीं हो पाया है। तो जुडिशरी ने बोला है कि इस तरीके की कमेटीज जो हैं और वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने कमेटी की बात की थी वो भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, बननी चाहिए, और टाइम टू टाइम जो है ना उनका इवेल्यूशन होना चाहिए कि कितने केस आए, कितना जो है वो रिड्रेसल हो पाया, तभी जा करके इसका सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है AEPS ट्रांजैक्शन मॉडल, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड के साथ में अटैच कर दिया जाए, और फिर जो है वो आपको पहले क्या होता था कि ऑनलाइन फोर्जरी अगर हो रही है तो आपसे कॉल आता था, आपके साथ में कुछ कोड जो है वो शेयर करने की बात की जाती थी। अभी आपके बायोमेट्रिक जो है उसका यूज करते हुए, मतलब आपके जो आपका आधार कार्ड है उसके डाटा को यूज करते हुए आपके बैंक अकाउंट से जो है वो फोर्जरी देखने को मिल रही है। इस तरीके का इशू जो है वो सामने आया है, बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं। तो देखो जब बैंक अकाउंट को कनेक्ट करना है किसके साथ में, आधार कार्ड के साथ में, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी सोशल सर्विसेज हैं, वो सोशल जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें जो भी मनी ट्रांसफर देखने को मिलता है उसके लिए आधार कार्ड के लिंकेज होना जरूरी है। लेकिन इसको लेकर के देखो टाइम टू टाइम RBI ने अपनी सर्कुलेशन रिलीज किया है कि जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी बैंक के
बैंक अकाउंट होल्डर हैं उनको क्या करना चाहिए कि अपना जो भी आधार कार्ड है उसमें जो भी आपके बायोमेट्रिक हैं उनको आप लॉक करवा दीजिए। ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू जो है आप इस प्रोसीजर को इंस्टॉल करवा सकते हो। जब आपको ज़रूरत हो, जब आप अपने आधार कार्ड से जो भी इंपॉर्टेंट आपके डाटा है उनको ओपन करवा सकते हो, वैसे आप इसको लॉक करवा सकते हो ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो ना देखने को मिले। देखो, टाइम टू टाइम जो है कि आपके आधार डाटा का गलत यूज़ किया जाता है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, इस तरीके की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट ने हमेशा इस चीज़ को लेकर के मना किया है कि कोई भी आधार से रिलेटेड डाटा जो है वो लीक नहीं होते हैं। ओके, तो ये इस तरीके का इशू है, इसको हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।